हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो डायमेंशनल एनालिसिस का ये जो सेकंड लेक्चर है, इसमें हम लोग अब डायमेंशनल होमोजेनिटी और अलग अलग डायमेंशंस के क्वेश्चन करके देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस लेक्चर के बाद ऑलमोस्ट आपका जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक लेक्चर में जो बचे हुए क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो और बहुत ही आसानी के साथ मैंने आपको समझाने की ये कोशिश की है। तो अगर आप लोग यूपी पीजीटी एग्जाम के लिए, लेक्चरर कैडर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये लेक्चर्स आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। सभी से रिक्वेस्ट रहेगी जो भी इन वीडियो को देख रहे हैं कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे यूपी पीजीटी के लिए और चाहे लेक्चरर कैडर के लिए, तो दोनों के लिए कोर्स मेरे एप्लीकेशन के ऊपर लॉन्च हो चुके हैं। वहां पर जाकर आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो डायमेंशनल एनालिसिस में ये सेकंड लेक्चर है। इसमें हम डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे अलग अलग मेथड से, कि जो डायमेंशन एनालिसिस हम करते हैं, डायमेंशन हम बनाते हैं, तो वो किस किस तरह से, कौन कौन से मेथड से हम बनाते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस में हमने कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए थे। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, उसमें जो किसी फिजिकल कांस्टेंट की या कोफिशिएंट की जो डायमेंशन है वो किस तरह से फाइंड आउट की जाती है, उसका एक मेथड है। जैसे कि मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल से बताता हूँ। हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन पूछी जाती है, तो उसके लिए हमारे पास होता क्या है, हमारे पास ग्रेविटेशनल जो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसका फॉर्मूला होता है। वो कितना होता है, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हमें वैल्यू या डायमेंशन निकालना होता है जी का। तो जी की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब आपको करना क्या होता है, यहाँ सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी होती है। जैसे F की वैल्यू यानी कि फोर्स की जो डायमेंशन है mlt-2, आर मतलब डिस्टेंस हो गया, उसका आप एल रखोगे तो स्क्वायर में, तो एल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे m1 m2 यानी कि मास है, तो m इंटू एम हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास g की डायमेंशन आ जाएगी। सिमिलरली हमें प्लैंक कांस्टेंट की पूछी जाती है। प्लैंक कांस्टेंट में h इक्वल्स टू ई अपॉन न्यू हो जाएगा। अब E जो है उसकी डायमेंशन, एनर्जी की डायमेंशन वर्क की डायमेंशन के बराबर ml2t-2, और फ्रिक्वेंसी की डायमेंशन 1 अपॉन सेकेंड या 1 अपॉन टाइम, तो ये t-1 हो जाएगा। तो यहाँ से प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन आ जाएगी। इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, पाउजली फॉर्मूला जो होता है वो डीवी, डीवी का मतलब है ये वॉल्यूम। ये जो डीवी दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। तो डीवी अपॉन डी टी पाई पी आर पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल। आपको डायमेंशन निकालनी है ईटा की, तो यहाँ से बन जाता है पाई पी आर पावर 4 8 एल डीवी अपॉन डी टी। तो पाई की तो कोई डायमेंशन होगी नहीं। पी मतलब प्रेशर, प्रेशर को आप कैसे लिखोगे, एम एल -1 t-2। आर मतलब डिस्टेंस, तो एल पावर 4 हो जाएगा। एल का कितना हो जाएगा, एल, और डीवी अपॉन डी टी मतलब वॉल्यूम अपॉन टाइम, तो एल क्यूब अपॉन टी। तो यहाँ से हमारे पास जो विस्कोसिटी है उसकी हमारे पास क्या आ जाएगी, डायमेंशन आ जाएगी, है ना। तो एक फॉर्मूला के बेस पर हम जो डायमेंशन निकालते हैं वो किस तरह से निकालते हैं वो यहाँ पर शो किया गया है। अब क्वेश्चन देखो, आपको एक क्वेश्चन दिया गया, उसमें बोला गया x इक्वल्स टू 3y z², यानी कि एक फॉर्मूला दिया हुआ है और हमें पूछा है डायमेंशन किसकी, y की। y की डायमेंशन पूछी है MKS सिस्टम में। x और z जिनकी डायमेंशन कैपेसिटी यानी कि कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस लिखा हुआ है। x की जो डायमेंशन है वो कैपेसिटेंस है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो z को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले तो आपको कैपेसिटेंस की डायमेंशन पता होनी चाहिए। तो कैपेसिटेंस की जो डायमेंशन होती है, कैपेसिटेंस की डायमेंशन होती है m-1, दूसरा l-2 और t4 और a-2। ये कैपेसिटेंस की डायमेंशन होती है। a2 आएगा, ये a2 मतलब एम्पियर। और इसी तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायमेंशन है वो होती है m4। मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन होती है m1, l0, t-2 और a-1। और ये हमारे पास किसकी डायमेंशन है, मैग्नेटिक फील्ड की। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है y की। तो यहां से हमने लिखा x, और ये 3, ये हो गया y, और ये z²। तो मेरे को निकालनी है y की डायमेंशन, तो y की वैल्यू बराबर हो जाएगी x की डायमेंशन अपॉन क्या हो जाएगा, z²। अब आपको यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, तो ये हो जाएगा m-1, l-2, t4 और a+2 अपॉन z। तो z की जो डायमेंशन है वो कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड, वो है m1, l0, t-2, a⁻1, और ये स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये m-1 है, m-2 हो जाएगा, तो ये m-3 हो जाएगा। l-2 रहेगा,
यहाँ से 2 टू जा 4 और 4 ऊपर जाएगा तो टी पावर 8 हो जाएगा और ए पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमारे पास जो डायमेंशन आएगी यहाँ से वो क्या आएगी m-3 l-2 t4 t8। तो t8 किस में डी में, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, डायमेंशन ऑफ 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। तो 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, सी स्क्वायर के बराबर होता है। तो वी नो दैट सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब जो c है वो क्या होता है, वेलोसिटी होता है। c जो है वो क्या होता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी किसके बराबर है, मीटर पर सेकंड। यानी कि इसकी जो डायमेंशन है वो कितनी है, lt-1। तो यहाँ लिखा हुआ है c स्क्वायर, तो 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर हो गया, c स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा lt-1 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा l2t-2, l2t-2। हमारे पास आंसर आ जाएगा कौन सा, डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, L, C and R denotes the inductance, capacitance, resistance respectively. Dimensional formula for C square L R। अब देखो, अगर आपको डायमेंशन याद है C की, L की, R की, या तो तब कर सकते हो और या फिर जुगाड़ बैठाओ। तो जुगाड़ कैसे बैठाओगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है C स्क्वायर L स्क्वायर और R, L लिखा हुआ है C स्क्वायर L और R। तो इसको मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको C स्क्वायर L स्क्वायर R, और L से मैंने डिवाइड कर दिया, L से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, L से डिवाइड कर दिया, L से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सिंस फ्रिक्वेंसी जो है वो बराबर होती है 1/2 अंडर रूट LC। तो यहाँ से हमारे पास जो एफ स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा 1/4 स्क्वायर और 1/LC। तो इसका मतलब जो LC है वो प्रोपोर्शनल हो गया किसके, 1/f स्क्वायर के, और फ्रिक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो होती है 1/सेकंड यानी कि मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से सेकंड टाइम का स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास जो LC है उसकी डायमेंशन आ जाएगी टी स्क्वायर के बराबर। और दूसरा हमारे पास एक होता है टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट जो है, टाइम कांस्टेंट को हम लिखते हैं L अपॉन आर से, L अपॉन आर से। तो ये टाइम कांस्टेंट होता है, टाइम कांस्टेंट को लिखा जाता है T से, और यहाँ लिखा हुआ है R/L। तो अब मेरे को यहाँ वैल्यू डालनी है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँ तो ये कैसे लिखूंगा मैं, CL, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा R/L। तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/T, क्योंकि हमने वैल्यू निकाली L अपॉन आर की। तो ये T पावर 4 और नीचे हो गया T, तो हमारे पास आंसर आएगा T3। तो m0 L0 T3 I0। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, है ना। राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बोला है पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t। तो ये जो है पोजीशन है, पोजीशन। तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल जो है वो है V0/α 1 माइनस C या E माइनस अल्फा टी, वेयर V0 is a constant and alpha greater than 0, the dimension of V0 and alpha are respectively। तो देखो भाई, सबसे पहले ये अल्फा टी जो है, अल्फा टी, ये क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए, क्योंकि ये पावर में है तो क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये जो अल्फा टी है ये क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए, क्योंकि ये पावर में है ना। तो e⁻2 -2 जब ही सॉल्व होगा, अदरवाइज सॉल्व ही नहीं होगा। तो ये क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए, अल्फा टी। तो हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है अल्फा की, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 1/T के। अल्फा की जो डायमेंशन है वो किसके बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी 1/T। तो यहाँ से ये बन जाएगा T पावर -1, T पावर -1। अब इन दोनों को कंपेयर करो आप यहाँ से, तो x जो है वो बराबर हो गया v और अपॉन किसके, अल्फा के। तो हमें निकालने हैं किसके डायमेंशन, v की। तो V0 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा x और अल्फा इसके बराबर। तो x जो है वो क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को किस में लिखेंगे, l, और अल्फा जो है वो हो जाएगा T-1। तो हमारे पास यहाँ V0 की जो डायमेंशन है वो हो जाएगी m0, तो इसको आप ऐसे लिख लो m0 L1 T-1। तो ये तो डायमेंशन हो गई किसकी, V0 की। और सिर्फ हमें किसकी बतानी है, अल्फा की, तो अल्फा की होगी T-1, यानी कि ए ऑप्शन आ गया।
राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट टॉपिक, हमें किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। हमने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है कि कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो बराबर होती है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट के, और ये पूरी वैल्यू किसके बराबर होती है, कांस्टेंट के। न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, और ये किसके बराबर होता है, कांस्टेंट के। यानी कि अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज करोगे तो यूनिट के अंदर भी चेंज होगा, ओवरऑल वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सिस्टम है जिसमें डायमेंशन है M1A L1B और T1C। इसको दूसरे में कन्वर्ट करते हैं M2A L2B और T2C। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, N1U1 और इक्वल्स टू N2U2। तो यहां से या तो हम N2 की वैल्यू निकाल ले N1 की, तो N2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, N1 M1 अपॉन M2A। ये वैल्यू जो A B C है, ये डायमेंशंस की जो पावर है जो गिवन हो गई हमें वो वाली है। L1 अपॉन L2B, T1 अपॉन T2C। तो यहां से हम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमारे पास न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, न्यूटन को डायन में। तो न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की। तो फोर्स जो है न्यूटन किसके बराबर है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि ये हो गया किलोग्राम पावर 1, यहाँ से मीटर पावर 1 आ जाएगा और सेकेंड की पावर क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। अब इसको डायन में चेंज करना है, तो हमारा जो फॉर्मूला है N2 इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन M2A L1 अपॉन L2B T1 अपॉन T2C। तो A की वैल्यू हो जाएगी 1, B की वैल्यू हो जाएगी 1 और C की वैल्यू हो जाएगी -2। अब दूसरा जो सिस्टम है डायन, डायन मतलब CGS में, तो M1 यहाँ पर किलोग्राम में, तो यहाँ पर ग्राम में होगा। वहां पर जो डिस्टेंस है मीटर में, तो यहाँ सेंटीमीटर में होगी। टाइम वहां पर सेकंड में, तो यहाँ पर भी सेकंड में होगा। अब आपको कन्वर्ट करना है CGS में पहले वाले सिस्टम को, तो किलोग्राम को आप ग्राम में लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा, 10 पावर 3 ग्राम। इसी तरह से मीटर को सेंटीमीटर में लिखोगे तो 10 पावर 2 लिखा जाएगा। तो यहां से ये बचेगा 10 पावर 3 और 10 पावर 2। तो 10 पावर 3 10 पावर 2 कितना हो गया, 10 पावर 5 आ गया। तो यहीं से हम लिखते हैं कि 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, 10 पावर 5 डाइन के इक्वल होता है ना। ये यहीं से तो बनाते हैं हम, कोई अलग से वैल्यू नहीं आती है, यहीं से बनाई जाती है। तो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10 पावर 5 डाइन के बराबर होता है। इसी तरह से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है उसको CGS से MKS में कन्वर्ट करना है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंगली बनता है हमारे पास M-1 L3 T-2। यानी कि A की वैल्यू हो गई -1, B की वैल्यू, L की वैल्यू हो गई यानी कि B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू हो गई -2। तो हमारे पास फॉर्मूला N2 इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन M2 L1 अपॉन L2 T1 अपॉन T2 ABC। CGS को MKS में कन्वर्ट करना है, तो CGS में M ग्राम में हो गया, L सेंटीमीटर में हो गया और T सेकंड में हो गया। इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है हमें MKS में। तो MKS वाले में किलोग्राम, मीटर और सेकंड। अब किलोग्राम की जगह लिख दो 10 पावर 3, क्योंकि ये यूनिट काटना जरूरी है। तो 10 पावर 3 ग्राम, 10 पावर 2 सेंटीमीटर सेकंड से सेकंड। तो यहां से जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये N1 जो है इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है CGS में। CGS में कितने गिवन है, 6.67 इंटू 10 पावर -8 CGS ये गिवन है। तो ये N1 की वैल्यू रख दी यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करोगे तो 10 पावर -8 है। अब यहाँ पर MKS में कितना हो गया, 10 पावर -11 है ना। तो ये एक तरह से आपको जो कन्वर्जन है वो तो सीख रहे हो, साथ ही साथ जो किस फिजिकल क्वांटिटी की क्या वैल्यू है, कांस्टेंट की क्या वैल्यू है, वो भी हमें पता लग रहा है। अब कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं इसके। हमें पूछा गया है कि अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड एंड इट्स वैल्यू इज फाउंड टू बी NU। N न्यूमेरिकल वैल्यू है और U यूनिट है, तो इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। तो हमें ये पता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो बराबर होती है NU। तो NU जो है वो किसके बराबर होता है, कांस्टेंट के बराबर होता है। तो यहां से N प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, 1/U। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोला है इन CGS सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 100 डाइन। CGS में मैग्नीट्यूड दिया है 100 डाइन, यानी कि N1 की वैल्यू दे दी हमें 100, डाइन में दिया है। डाइन का मतलब हो गया कि जो मास है वो किस में होगा, ग्राम में होगा। यानी कि M1 किस में होगा, ग्राम में। और लेंथ जो है L1 वो किस में होगी, सेंटीमीटर में। और जो टाइम है T1 वो किस में होगा, सेकंड में होगा। अनदर सिस्टम वेयर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किलोग्राम, मीटर और मिनट में है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताना है। तो हमारे पास दूसरा जो सिस्टम है M2 किस में होगा, किलोग्राम में। L2 जो है वो किस में है, मीटर में। L2 मीटर में। और T2 जो है वो किस में है, मिनट में। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो हमें यूज करना है। तो फॉर्मूला क्या है, N2 इक्वल्स टू N1
और ये हो जाएगा m1 अपॉन m2a, ये हो जाएगा L1 अपॉन L2b, और ये हो जाएगा T1 अपॉन T2c। अब यहां पर दिया हुआ है फोर्स, तो फोर्स की यूनिट होती है एम एल टी माइनस टू। तो ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू हो जाएगी 1, बी की वैल्यू हो जाएगी एम एल टी माइनस टू 1, और सी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी -2, है ना। ये वैल्यू हो गई हमारे पास। तो n2, तो n1 की वैल्यू तो मैं रख दूंगा 100। अब m1 जो है उसको रखा मैंने ग्राम में, m2 जो किलोग्राम में है तो इसको 10 पावर 3 लिख दूंगा, तो ये 10 पावर 3 ग्राम हो जाएगा, और ये पावर 1 हो जाएगी। L1 जो है वो सेंटीमीटर में, और यहां पर ये L2 मीटर में, तो इसको मैं लिख दूंगा 10 पावर 2 सेंटीमीटर। और तीसरा जो टाइम है वो यहाँ पर सेकंड में, और यहाँ पर मिनट में, तो मिनट में 60 सेकंड हो जाएंगे, तो ये 60 सेकंड हो गया, और यहाँ -2 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, -2 हो गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये सब कटेगा, यहाँ से कितना बचेगा, 100 अपॉन ये 10 पावर 5 हो जाएगा दोनों मिलकर, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 60 पावर -2। तो ये 60 पावर -2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3600, और ये आ जाएगा हमारे पास 3.6 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 3.6, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है टू डिटरमाइन द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ अ वायर, द फॉर्मूला इज, यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला दिया हुआ है, लेंथ है एल, ए क्रॉस सेक्शन एरिया, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ है, द कन्वर्जन फैक्टर टू चेंज इट्स फ्रॉम सीजीएस टू एमकेएस, इसको किस में चेंज करना है, सीजीएस से एमकेएस में चेंज करना है। तो यंग मॉड्यूलस का जो डायमेंशन है, तो डायमेंशन ऑफ यंग मॉड्यूलस, तो यंग मॉड्यूलस की डायमेंशन m1 l-1 और t-2। तो यहां से a, b और c की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू -1 हो गई, और c की वैल्यू -2 हो गई। सीजीएस से एमकेएस में चेंज करना है, तो हमारे पास है n2 इक्वल्स टू n1, m1 अपॉन m2, ये हो गया a, l1 अपॉन l2 यहां आ जाएगा b, और t1 अपॉन t2 यहां आ जाएगा c। अब सबसे पहले n1 कन्वर्जन फैक्टर यानी कि n2 अपॉन n1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो m1 सीजीएस में ना, तो m1 किस में होगा, ग्राम में, इसको चेंज करना है किस में, किलोग्राम में, और पावर क्या आ जाएगी 1। L1 सीजीएस में है तो ये होगा सेंटीमीटर में, इसको चेंज करना है मीटर में, यहां पर भी होगा -1। और तीसरा सेकंड है तो यहां सेकंड रहेगा, और यहां पर भी सेकंड रहेगा, तो यहां आ जाएगा -2। अब आपको चेंज करना है, तो n2 अपॉन n1 ये हो जाएगा ग्राम अपॉन 10 पावर 3, और ये ग्राम, फिर सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर अपॉन ये हो जाएगा 10 पावर 2 सेंटीमीटर, यहाँ हो जाएगा -1, और ये सेकंड अपॉन सेकंड तो हट ही जाएगा, और ये वाला जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास बचेगा, ये बचेगा 10 पावर -2, तो ऊपर आएगा, ये हो जाएगा 10 पावर 2 अपॉन 10 पावर 3, तो आंसर आ जाएगा 0.1। कन्वर्जन जो फैक्टर है सीजीएस से एमकेएस में कितना हो जाएगा, 0.1। क्या आ जाएगा, 0.1 आंसर आ जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, अगर हमें डायमेंशनल करेक्टनेस देखनी है किसी फिजिकल रिलेशन की, तो उसको कैसे चेक करेंगे। मान लो हमारे पास कोई रिलेशन है x इक्वल्स टू a प्लस माइनस बी सी का स्क्वायर प्लस √DEF। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि डायमेंशनल होमोजेनिटी होनी चाहिए। डायमेंशनल होमोजेनिटी का मतलब दोनों साइड जो है वो क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। मतलब यहाँ जो x की डायमेंशन है वही डायमेंशन a की होगी, वही डायमेंशन BC का स्क्वायर की होगी, वही डायमेंशन √DEF की होगी, तब ये फॉर्मूला बैलेंस होगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला बैलेंस नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए f इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर लिखा है, तो f की जो डायमेंशन है वो हो गई ml2 ml1 t-2, m की डायमेंशन हो गई m, यहाँ पर v की डायमेंशन lt-1 उसका स्क्वायर हो गया, और r की जो हो गई l और उसका स्क्वायर हो गया। तो अब आप चेक करोगे तो दोनों साइड डायमेंशन क्या है, सेम है। तो कुल मिलाकर एडिशन या सब्सट्रैक्शन केवल तभी होगा जब दोनों साइड डायमेंशन क्या हो रही है, बराबर। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो डायमेंशनली फॉर्मूला इनकरेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है s इक्वल्स टू ut माइनस हाफ at स्क्वायर, तो ut की डायमेंशन जो है वो s के बराबर होनी चाहिए। इसी तरह से at स्क्वायर की डायमेंशन s के इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये डायमेंशनली फॉर्मूला करेक्ट नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बोला है फ्रॉम द डायमेंशनल कंसिडरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। डायमेंशनल कंसिडरेशन से इनमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। तो हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखा है t इक्वल्स टू 2 पाई r क्यूब अपॉन gm।
अब जी एम जो है वो बराबर होता है जी आर स्क्वायर के, तो यहां से टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 पाई, और ये आर क्यूब, और ये हो जाएगा किसके बराबर जी आर स्क्वायर। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा टी इक्वल्स टू 2 पाई और अंडर रूट आर अपॉन जी। अब दोनों साइड डायमेंशन चेक करो, तो इसकी जो डायमेंशन है वो आएगी टी, 2 पाई से मतलब नहीं है, यहां पर डायमेंशन चेक करो आर, आर का मतलब डिस्टेंस हो गई, तो ये हो गया एल, और जी मतलब एल टी माइनस 2। अब इसकी डायमेंशन आप चेक करो, तो ये एल पावर कितना हो गया, हाफ हो गया, और ये भी एल पावर हाफ हो गया तो कट जाएगा, और यहां से टी पावर -1 बचेगा, जो कि कितना बच जाएगा, टी बच जाएगा। तो अब ये डायमेंशनली करेक्ट हो गया, यानी कि डायमेंशनली करेक्ट कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है। कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि हमें किसी नई रिलेशन के लिए वो डायमेंशंस निकालने हो, है ना, डायमेंशन निकालने हो, जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए बताएं, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम दिया है, तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के लिए सिंपल पेंडुलम को मान लिया कि फंक्शन है किसका, मास का, बॉब का मास, इफेक्टिव लेंथ का, एक्सेलरेशन का। तो यहां पर जो टाइम पीरियड है वो फंक्शन हो जाएगा एम एल और जी का। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे के मतलब कांस्टेंट है, एम पावर एक्स, एल पावर वाई और जी पावर जेड, के जहां डायमेंशनल कांस्टेंट है। तो टी की डायमेंशन लिख लेंगे टाइम पीरियड की, एम मतलब मास, मास की डायमेंशन लिख ली, उसकी पावर एक्स हो गई, एल मतलब लेंथ, लेंथ की डायमेंशन लिख ली, जी मतलब एक्सेलरेशन, उसकी डायमेंशन लिख ली। दोनों साइड जब आप चेक करोगे तो आपको डायमेंशनल इक्वल करनी है पावर्स, तो यहां पर m की पावर x है, यहाँ m की पावर 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ l की पावर कितनी है, y प्लस जेड बन रही है, यहाँ l की पावर 0 बन रही है, तो सॉल्व करेंगे तो y पावर बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से t पावर यहाँ पर -2z है, यहाँ t पावर 1 है, तो z की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। तो इस तरह से कोई नई डायमेंशन हमें बनानी है, नया फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो वो इससे हम कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में आपको बताऊं, क्वेश्चन में हमें बोला है इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट सी, वेलोसिटी ऑफ लाइट को c से लिख रहे हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को g से लिख रहे हैं, और प्लैंक कांस्टेंट h से लिख रहे हैं, चूजन एज फंडामेंटल यूनिट्स, देन द डायमेंशन ऑफ मास इन न्यू सिस्टम। तो यहां पर जो मास है वो फंक्शन हो गया c का, g का और h का, है ना। तो लेट मास जो है वो फंक्शन हो गया c का, तो c की पावर x मान ली, g का हो गया तो g की पावर y मान ली, और h का हो गया तो h की पावर z मान ली। अब यहां पर लगा दो कांस्टेंट, तो ये m इक्वल्स टू k मतलब कांस्टेंट, ये हो गया c पावर x, g पावर y और h का z हो गया। तो मास की आप डायमेंशन लिख लो, तो मास की डायमेंशन m1 l0 और t0, यहाँ k से कोई मतलब है नहीं। लाइट की वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है एल टी माइनस 1, तो ये हो गया एल टी माइनस 1, ये हो गया x। g मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो डायमेंशन है m-1 l3 t-2, तो m-1 l3 और t-2, इसकी पावर हो गई y। और h मतलब प्लांक कांस्टेंट, तो प्लांक कांस्टेंट होता है ml2 t-1, तो ये हो जाएगा z। अब यहाँ इनको मल्टीप्लाई करो पहले, तो यहाँ l पावर x, यहाँ l पावर 3y और यहाँ l पावर 2z। तो पहले m की लिख लो आप, तो m में बनेगा m-y और प्लस z, फिर l में बनेगा, l में x प्लस 3y और प्लस 2z, और t में हमारे पास बनेगा, t में -x -2y और -z, और ये बराबर हो रहा है किसके, m1 l0 और t0। तो यहां से हमारे पास -y प्लस जेड किसके बराबर हो गया, -y प्लस जेड किसके इक्वल हो गया, 1 के, जब पावर को बराबर करेंगे। इसी तरह से x प्लस 3y प्लस 2z ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। और इसी तरह से x माइनस 2y माइनस जेड ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो दो दो इक्वेशन को सॉल्व कर ले। तो यहां से जब हमारे पास ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे आप, तो आपके पास x की वैल्यू आएगी 1/2, y की वैल्यू आएगी -1/2 और z की वैल्यू आएगी 1/2। क्योंकि यहां से वैल्यू निकालोगे तो y की वैल्यू अगर -1/2 है तो z की वैल्यू, नहीं एक मिनट रुको, पहले यहां से इनको सॉल्व भी कर लो यार। सॉल्व कैसे करोगे, इसको इसमें से जोड़ दो, ऐड कर दो। तो ये लिखा है x प्लस 3y प्लस 2z, और यहां लिखा है -x -2y और -z इक्वल्स टू 0, ये है इक्वल्स टू 0, ये है। तो x x कटेगा, ये बचेगा y,
और ये बचेगा z इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस जेड। तो y इक्वल्स टू माइनस जेड को मैं यहाँ रख दूंगा यहाँ पर, तो y इक्वल्स टू माइनस जेड रख दूंगा तो 2z इक्वल्स टू हो जाएगा 1, तो z की वैल्यू हो जाएगी 1/2, और z की वैल्यू 1/2 हो जाएगी तो y की वैल्यू हो जाएगी -1/2, और x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, x की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो इस तरह हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, कौन सा, सी फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, है ना। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, टाइम पीरियड t ऑफ वाइब्रेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप डिपेंड्स ऑन सरफेस टेंशन, रेडियस ऑफ ड्रॉप एंड डेंसिटी। तो टाइम पीरियड जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया s पावर x, r पावर y और रो पावर z। तो यहां से t इक्वल्स टू हो गया k एस एक्स आर वाई और रो z। तो यहां से आपने लिखा m0 l0 और t, ये हो गया, और k एज इट इज, और s सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर मीटर, तो mlt-2, है ना। तो सरफेस टेंशन जो है सिग्मा वो होता है न्यूटन पर मीटर में, और न्यूटन ये हो गया mlt-2, और मीटर हो गया l, तो l से l कट गया तो ये हो गया mt-2। तो यहां से आ जाएगा m और ये हो जाएगा t-2, और ये पावर हो जाएगी x, r रेडियस है तो ये l पावर क्या हो जाएगी y, और डेंसिटी जो है वो हो गई मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा ml-3 और ये पावर z। तो यहां से ये बनेगा हमारे पास mx प्लस जेड, y तो बनेगा नहीं ना, x प्लस जेड, और फिर l बनेगा हमारे पास y-3z, और फिर t जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा -2x और -3z, -2x और -3z। अब इनको बराबर करना है, यहाँ m0 हो गया, यहाँ l0 हो गया, t1 हो गया, तो x प्लस जेड बराबर हो जाएगा 0 के, x प्लस जेड बराबर हो जाएगा 0 के, y-3z इक्वल हो जाएगा 0 के, और -2x -3z इक्वल हो जाएगा 1 के। -2x -3z जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ये -2x क्यों आएगा भाई, s -2 हो गया, तो ये बनेगा -2x t में, और अच्छा यहाँ मैंने गलत लिख दिया ना t में, एक मिनट रुको भाई, z ये 2x आएगा खाली, तो यहाँ से जो 2x है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 माइनस का, x की वैल्यू 1/2 माइनस का, और y की जो वैल्यू है y की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3z, और x प्लस जेड कितना हो गया, 0। तो x की वैल्यू आ गई तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। तो ये किस फॉर्मूला में आ जाएगा, ए में आ जाएगा। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो इस तरह से आपको जो डायमेंशन के क्वेश्चंस है वो सॉल्व करना है। तो मेरे हिसाब से आपको कंप्लीट ये समझ में आ गया होगा, डायमेंशनल एनालिसिस, है ना, ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। और जो सिग्निफिकेंट फिगर है और एरर इन मेजरमेंट है वो ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।